जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और इस वीडियो में रिसेंटली कंडक्टेड सीएपीएफ पेपर में आए हुए पॉलिटी के कुछ शानदार क्वेश्चंस देखेंगे और आने वाले सब्सिक्वेंट पार्ट में बाकी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जानते हो हमारी सूर्य बैच से ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर है और समग्र बैच भी इसी तरीके से चलती है, उसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने हिस्ट्री के डिस्कस किए थे। इसके बाद आज हम बात करेंगे पॉलिटी क्वेश्चन की। तो देखते हैं एक एक करके। ये पहला क्वेश्चन है, अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया है। ये आप देखो, पहला कह रहे हैं 102nd अमेंडमेंट, 103rd, 104th, 106। चाहते थे कि ऐसे भी लिख सकते थे दोस्तों, पर आप समझते हो एग्जाम प्रेशर में ये एक एक करके पढ़ना वाकई मुश्किल होता है। 20-30 सेकंड 40 सेकंड खत्म हो जाते हैं थोड़ा इस चीज़ को ऑब्जर्व करने में। खैर अब इस पे आते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन है, सबको पता है अमेंडमेंट्स के बारे में। पहले बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पास में, तो मैंने वो नहीं लिखा है क्योंकि बहुत सारे पूछे गए हैं ना। तो 102nd अमेंडमेंट जो है ये तो बहुत फेमस है। एनसीबीसी से जुड़ा हुआ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है। ये जरूर याद रखना दोस्तों, और आप कमेंट करके बताना एनसीएसटी ये किस अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आप कमेंट करके बताइएगा और इसके बाकी बैकग्राउंड को। तो 102nd किसके साथ मैच होगा? फर्स्ट के साथ, है ना। दूसरा कह रहे हैं 103rd, तो 103rd जो है वो ईडब्ल्यूएस के 10% रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 के साथ मैच होगा। और 104th जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? एंग्लो इंडियन के जो रिजर्वेशन का एबोलिशन किया गया लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये उससे जुड़ा हुआ है। तो ये इन्होंने सही मैच करा है स्पैरिन ने। तो 3 और 2 जाएगा, यहाँ पे 3 2 है दोनों ऑप्शन में, बी और सी में। तो अगर हम A1 के साथ देखें तो सी में है, तो आंसर यहाँ पे सी होना चाहिए, है ना। सी होना चाहिए। 106th अमेंडमेंट आप जानते हो, लेटेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए। 33% रिजर्वेशन की बात करता है फॉर वीमेन इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने एक लिख दिया है कि ये PYQ है। 102nd 106 के बारे में पूछा गया था, ये आप मैच करके कमेंट बॉक्स में बताओगे, है ना। ये भी PYQ है। नेक्स्ट देखिए, PIL के बारे में पूछा गया। पहला कह रहा है कि स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स इम्पोज्ड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडी। अगर ये वर्ड आपको पता है तो आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए, लोकस स्टैंडी को पढ़ने से पहले ये क्वेश्चन आप देखिए, 2015 में CAPF में ही पूछा गया था कि लोकस स्टैंडी रूल टू मूव द कोर्ट वाज लिबरलाइज्ड बाय द केस ऑफ। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? SR बोमाई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, मिनर्वा मिल्स, SP गुप्ता और केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। लोकस स्टैंडी एक कॉन्सेप्ट है और इसका मतलब क्या होता है? द राइट टू बी हर्ड। तो लोकस स्टैंडी टर्म का सिंपल मतलब यही है, राइट टू बी हर्ड या लीगल स्टैंडिंग, कि आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो या नहीं, वेदर अ पर्सन हैज द लीगल राइट टू फाइल अ केस इन कोर्ट और नॉट। सिंपल मीनिंग है ये। मान लो आपके लैंड को इलीगली ऑक्यूपाई किया गया, तो आपके पास लोकस स्टैंडी है कि आप केस को फाइल कर सकते हो क्योंकि आपके राइट्स को डायरेक्टली अफेक्ट किया गया है। और अगर आपके नेबर्स के लैंड को ऑक्यूपाई किया गया तो नॉर्मली आपके पास लोकल स्टैंडी नहीं है टू फाइल अ केस ऑन देयर बिहाफ, है ना। बट PIL आने के बाद क्या हुआ? ये तो PIL की पहली कहानी है। PIL के बाद क्या हुआ कि ये रूल को लिबरलाइज कर दिया गया थ्रू SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पहले केवल एक अग्रीव्ड पर्सन ही अप्रोच कर सकते थे कोर्ट को। PIL के बाद क्या? एनी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन, है ना, ये टर्म यूज किया था, पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन या ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल हु आर पुअर, इलिटरेट या अदरवाइज अनेबल टू सीक जस्टिस। तो ये टर्म बहुत चर्चे में आ गया PIL के बाद। आई होप आप कॉन्टेक्स्ट समझ पाए। तो SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ, इसे फर्स्ट जजेस केस के नाम से जानते हैं। आपने ये जरूर पढ़ा होगा दोस्तों, जब भी आप सुप्रीम कोर्ट या जजेस वाले डिस्कशन को पढ़ते हो, तो फर्स्ट जजेस केस के नाम से ये फेमस है, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का। और इसमें यही कहा गया क्योंकि इन्होंने लोकस स्टैंडी के रूल को लिबरलाइज करा और PIL के कॉन्सेप्ट को फाउंडेशन रखने का काम किया गया। तो इससे पहले यही था कि एक पर्सन जिनके लीगल राइट का वायलेशन हुआ वही कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। इस जजमेंट के बाद ये आया कि कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन सी। और अब आप ये समझो, अगर आप लोकस स्टैंडी का मतलब समझते हो तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इट अडियर्स टू द स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय द डॉक्टर ऑफ लोकस स्टैंडी। ये बात तो गलत है ना। ये लोकस स्टैंडी के प्रिंसिपल को लिबरलाइज करने का काम करता है क्योंकि अब कोई भी पर्सन जिसके डायरेक्टली उनके राइट्स अफेक्ट नहीं है फिर भी वो कोर्ट जा सकते हैं,
है ना, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, ऑन बिहाफ ऑफ द मासेस। तो पीआईएल बड़ा ही चर्चित वर्ड है, अगर आप इस वर्ड को सिर्फ समझते हो आप समझ जाओगे ये तो गलत है। जैसे आप हटाओगे बस सेकंड चेक करना है। कह रहे हैं लेटर टू द जजेस में बी ट्रीटेड एज पेटिशन। तो क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है? तो इसका जवाब है हाँ। इंडिया में इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस करा है एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन के कॉन्सेप्ट के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एप्रोप्रिएट केसेस में जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, लेटर, पोस्ट कार्ड एंड इवन टेलीग्राम्स भी, ये टेलीग्राम ऐप नहीं, पहले टेलीग्राम चलता था, ठीक है, लेटर, पोस्ट कार्ड या इवन टेलीग्राम्स भी जो जजेस को एड्रेस किए जा रहे हैं उनको रिट पेटिशन के रूप में देखा जाएगा। कितनी बड़ी बात है आप सोचो दोस्तों, एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन के अंदर ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही बदल गया पूरा। और ये जो इनोवेशन है इससे पुअर, इलिटरेट या मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सबसे ज्यादा हेल्प मिली, क्योंकि अगर वो उनके अगर राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है तो कोई अदर पर्सन उनके बिहाफ में अगर लेटर भी लिख के दे रहे हैं तो एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन के कॉन्सेप्ट के अंदर इस चीज को देखा जाएगा कि ये तो पेटिशन है ना। तो ये जरूरी बात है आपको समझनी है। तो इस हिसाब से ये बिल्कुल सच है, सही है, और ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है ना। तो एक तो रिलैक्स्ड लोकस स्टैंडी होता है, इसका मतलब एनीवन इन द पब्लिक इंटरेस्ट में अप्रोच द कोर्ट। एक होता है एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन, यानी लेटर को भी रिट पेटिशन के रूप में देखा जा सकता है। मेनली फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन में यूज किया जाता है, स्पेशली ऑफ वीकर सेक्शंस, है ना। और पीएन भगवती जी का अहम योगदान है, जस्टिस पीएन भगवती जी का इन चीज़ों में। फिर अगला देखिए, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाज अ पीआईएल दैट एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 32। तो क्या ये बात सही है? तो ये मैंने रिसेंटली क्लास ली थी एचसीएस की, आप समझ ही गए होंगे, है ना। ये वीडियो भी आप स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगी, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें देखो मैंने आपको बताया था बहुत डिटेल में, सारे केसेस एक्सप्लेन किए थे दोस्तों, है ना। मैंने आपको कहा था आप नोट कर लीजिएगा। एमसी मेहता ने बहुत सारे लैंडमार्क पीआईएल को फाइल करा था। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे इन्होंने साफ तौर से लिखा क्वेश्चन में ही कि ये लैंडमार्क पीआईएल है। ये क्या है? पीआईएल है। और भी पीआईएल है, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी पीआईएल है। हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये भी पीआईएल है। ये जो एमसी मेहता जी का पीआईएल था ये जुड़ा हुआ था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केस से। एमसी मेहता जी ने बहुत सारे लैंडमार्क पीआईएल को फाइल करा था जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से जुड़े हुए थे, जैसे ओलियम गैस लीक केस था, गंगा पॉल्यूशन केस था। तो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थे और ये क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट की बात करते थे। आर्टिकल 21 में जो क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट आया ना, ये इनमें अहम योगदान है एमसी मेहता जी का, क्योंकि ये जो पीआईएल है इसके बाद आर्टिकल 21 और आर्टिकल 32 एक्सपैंड कर दिया गया। आर्टिकल 32 आप समझते हो दोस्तों कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, ये इफेक्टिव रेमेडी है फॉर एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, और एब्सोल्यूट लायबिलिटी, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत सारे टर्म्स आर्टिकल 32 से आकर जुड़ गए। तो आंसर क्या है अभी? अगर आप देखो तो क्या पीवाईक्यू, आप देखो लोकल स्टैंडी, यहाँ पे आप सिंपली इस क्वेश्चन को ही देखोगे तो काम बन जाएगा। और अगर इस क्वेश्चन को देख लोगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी, कंप्लीट क्लैरिटी, कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा इसके बाद। एचसीएस का ही क्वेश्चन है, एचसीएस के बहुत सारे सवालों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन सीएपीएफ में इस बार देखने को मिला है, पुराने सवाल भी। अगर आप देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। जैसे ये देखो, आप इन्होंने कहा लोकस स्टैंडी के प्रिंसिपल को रीइंफोर्स करा, इसको जैसे आप उड़ाओगे आंसर निकल कर आ जाता है 1, 3 और 4, है ना। ये एक लीगल एक्शन है जो कोर्ट ऑफ लॉ में इनिशिएट किया गया फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। बड़ा ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। यही नहीं, और भी सवाल है दोस्तों। ये क्वेश्चन देखो, बहुत टफ क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कैन वोट अकॉर्डिंग टू देयर विश एंड आर नॉट बाउंड बाय एनी पार्टी विप। और इसमें कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नोटा नहीं अप्लाई होता है। सच बताऊं तो ये वाली बात यहाँ पे एचपीएससी में पूछ रखी है कि नोटा जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अप्लाई होता है या नहीं होता है, और एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है या नहीं, यानी ये वाली बात सिंपली विप वही है ना। तो यह भी पीवाईक्यू है, और ये कब का पीवाईक्यू है? 2023 का एचसीएस का। ये भी देखो एचसीएस 2023 का पीवाईक्यू है। तो 2 सवाल डायरेक्टली देखने को मिल रहे हैं। और भी क्वेश्चंस हैं, अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। खैर अभी आई होप आपको ये पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया। थोड़ा टाइम लग रहा है बट हम चीज़ों को काफ़ी अच्छे से सीख रहे हैं। पीआईएल पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं पहले भी, अगर आप पुराने वीडियोस फॉलो करोगे तो पीआईएल पे बार बार डिस्कशन हमने किया है। ये तो आप समझ गए ना, या इसे भी एक्सप्लेन करना है? ब्रीफ बताए तो मैं,
पहला सही है, लीगल एक्शन है एक तरीके का जो कोर्ट ऑफ लॉ में इनिशिएट किया जाता है ताकि पब्लिक इंटरेस्ट के एनफोर्समेंट को आगे बढ़ाया जा सके। लोकस स्टैंडी के प्रिंसिपल को रीइंफोर्स करता है। क्या ये बात सच है? गलत है ना, ये लोकस स्टैंडी के प्रिंसिपल को कमजोर करता है। लोकस स्टैंडी ये कहता है आपके राइट्स का वायलेशन हो तो आप कोर्ट जाओगे, इस चीज़ को ये वीक करता है। तीसरा सही है, सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही PIL फाइल कर सकते हैं। और चौथा भी बिल्कुल सही है, अंडर आर्टिकल 32 और अंडर आर्टिकल 296 PIL को एंटरटेन किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के द्वारा रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन आप देखो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से अक्सर सवाल आते हैं। सिविल सर्विस में भी क्वेश्चन आया था, पहले भी आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे। बैच के अंदर तो हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया प्रेसिडेंट के ऊपर, है ना। और इसमें आप देखो तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि बाय कन्वेंशन जो सेक्रेटरी जनरल है लोकसभा है और जो सेक्रेटरी जनरल है राज्यसभा के, इन्हें अपॉइंट किया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में बाय रोटेशन। यानी एक बार अगर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के बन रहे हैं तो अगली बार राज्यसभा के बन रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कैन वोट अकॉर्डिंग टू देयर विश एंड आर नॉट बाउंड बाय एनी पार्टी विप। पार्टी विप का कोई लेना देना नहीं है, अपने अकॉर्डिंग वोट कर सकते हैं। और तीसरा कह रहा है नोटा भी अप्लाई होता है। नोटा मतलब नन ऑफ द अबव, यानी अगर कोई MP प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लिया है उन्होंने, तो वो चाहे तो ऐसे ऑप्शन बने हो ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसे मान लो 3 नाम है, तो ये चाहे तो नोटा भी अप्लाई कर सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो ये कह रहा है तीसरा स्टेटमेंट। दोस्तों ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ना ये गलत है। नोटा ना डायरेक्ट इलेक्शन में अवेलेबल होता है ना। ये तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है। आप तो नंबरिंग दोगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इसमें नोटा आप कैसे दबाओगे? मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया दोस्तों कि कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा, वो तो बैच का पार्ट है, बट मैंने जरूर बताया ये क्योंकि बहुत जरूरी है इस चीज़ को समझना। तो मैंने आपको बताया था कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड चुनते हो, फिर इसके बाद जो जिनको सबसे कम वोट मिले उनको एलिमिनेट किया जाता है, फिर से इलेक्शन होता है। इस तरह से वो चलता रहता है ना। तो इसे ही कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ट्रांसफर हो रही है चीज़ें। तो यहाँ पे अगर आप देखो नोटा अप्लाई होता है, पॉसिबल ही नहीं है। नोटा तो डायरेक्ट इलेक्शन में अप्लाई होगा, लोकसभा, स्टेट असेंबली, लोकल बॉडी इलेक्शन, इनमें अप्लाई होगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन में जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन, इनमें अप्लाई नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट ना आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है। तो तीसरा यहाँ पे गलत है। अगर तीसरा गलत है तो ये हट जाता है, ये हट जाता है। अब दूसरा चेक करना है, मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कैन वोट अकॉर्डिंग टू देयर विश एंड नॉट बाउंड बाय एनी पार्टी विप। ये बात एक्चुअली सही है। प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इलेक्ट होते हैं, जिसमें MPs होते हैं, इलेक्टेड MPs, MLAs होते हैं, है ना। और दिल्ली और पुदुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली के भी MLAs होते हैं। कोई पार्टी विप अप्लाई नहीं होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। मेंबर्स आर फ्री टू वोट अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेंस। तो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी 10th शेड्यूल इसमें अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये इनसाइड द हाउस की प्रोसीडिंग नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे लोकसभा है, अब यहाँ पे प्रोसीडिंग्स हो रही है, तो इस प्रोसीडिंग में 10th शेड्यूल अप्लाई होगा। बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में MPs और MLAs तो दोनों भाग ले रहे हैं। तो इस केस में पार्टी विप वाली बात नहीं देखने को मिली, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ ही नहीं लग पाएगा। हाउस के अंदर की प्रोसीडिंग नहीं है ना ये, तो एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे लगेगा? मोस्ट लॉजिकल सब्जेक्ट है दोस्तों पॉलिटी। अगर आप लिंक कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाउस के अंदर जब 10th शेड्यूल अप्लाई नहीं होता है तो पार्टी विप कैसे अप्लाई हो सकता है? मेंबर्स तो फ्री हैं, वो अपने कॉन्सेंस के अकॉर्डिंग वोट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से कह रहे हैं, तो ये सही कह रहे हैं। तो आंसर क्या बनता है? ऑप्शन A बनता है, 1 और 2। पहला भी सही, दूसरा भी सही। कोई ऑप्शन नहीं बचा तो पहला चेक करने की भी नीड नहीं है। ये बात क्या PYQ है? तीसरा वाला तो ठीक है, देख लिया हमने, ये PYQ है। चौथा वाला है तो इसका जवाब यहाँ पे मिलता है, सॉरी दूसरा वाला, इसका जवाब यहाँ पे मिलता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अप्लाई होता है? क्या एंटी डिफेक्शन लॉ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अप्लाई होता है या नहीं? तो ही मैंने आपको बताया कि एंटी डिफेक्शन लॉ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अप्लाई इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये हाउस के अंदर की प्रोसीडिंग नहीं है। तो ये बात यहाँ पे क्या है? सही है। तो अगर सही है यानी 2 ही हमारे पास बच रहे हैं। अब ये कह रहे हैं नोटा यूज़ नहीं कर सकते, नहीं, नोटा यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये बात भी सही है। क्यों नोटा यूज़ नहीं कर सकते? क्योंकि आपने सिंगल वोटिंग नहीं करनी है, आपने 3 वोट 4 वोट जितने भी मेंबर है सबको आपको वोटिंग करनी होगी, बट नंबरिंग के बेस पे कि आप फर्स्ट किसे रखना चाहते हो, A को, B को या C को। मान लो आपने B को फर्स्ट पे रखा, फिर C को रखा, फिर A को, तो इस अकॉर्डिंग देखा जाएगा सबसे लास्ट कौन है, उनको हटा करके फिर से दोबारा इलेक्शन होंगे। इस तरीके से चलेगा।
तो यहाँ पे जो कह रहा है ना कि इलेक्टर्स कैन नॉट यूज द प्रोविजन ऑफ नोटा, ये बात बिल्कुल सही है। नोटा इज़ नॉट अवेलेबल, है ना, नोटा इज़ नॉट अवेलेबल इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इलेक्टर्स को अपने प्रेफरेंस को मार्क करना पड़ेगा अमोंग द कैंडिडेट्स अंडर द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। दूसरा कह रहे हैं वोट ऑफ वैल्यू ऑफ ईच मेंबर, तो ये वैल्यू वाली बात हमेशा पूछते हैं वो, ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। वोट की वैल्यू कैलकुलेट होती है, मैं अभी तो ब्रीफ में बता रहा हूँ। अगर आप एमपी की वोट वैल्यू देखोगे तो ये होती है टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमपीज। तो ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के हिसाब से चीज़ें निकल कर आती हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वैल्यू है वोट ऑफ ईच मेंबर ऑफ एमपी, यानी अगर कोई उत्तर प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो इनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी गोवा के एमपी के मुकाबले। ये बात गलत है, क्योंकि जो एमपी के वोट की वैल्यू है वो सारे एमएलएज की वोट की वैल्यू को जोड़ा जाता है और टोटल इलेक्टेड एमपीज देखा जाता है। तो एमएलए का ही डिफरेंट वोट वैल्यू हो सकता है ना, एमपी का नहीं। एमपी का जो वोट वैल्यू है ना वो हर स्टेट में सेम होगा, ठीक है, हर स्टेट में सेम होगा, क्योंकि इसकी ये कैलकुलेशन है ना, आप सारे एमएलएज का जोड़ रहे हो ना, तो फिर ये कैसे वेरी करेगा, ठीक है। तो ये भी लॉजिकल है। सेकंड आप हटा दो तो आंसर इकलौता बचता है सी, 3 और 4, यानी पहला भी गलत है। पहला क्यों गलत है वो भी देख लेते हैं जब इतनी चीज़ें हमने देखी तो। कह रहे हैं इलेक्शन जो होता है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल। अब देखो ये देखने में सही लगता है बट यहाँ पे ये गलत है, सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल नहीं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो जब एग्जामिनर इस तरह के सवाल बनाते हैं ना तो ये बहुत बारीकी से पढ़ने वाले सवाल होते हैं, ठीक है। तो पहला आप गलत कर दो और आंसर सी के साथ जा सकते हो। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया ना सीडीएस वाले का। हाँ, यही वाला क्वेश्चन है ना। तो इसमें कह रहा है मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कैन वोट अकॉर्डिंग टू देयर विश एंड आर नॉट बाउंड बाय एनी पार्टी विप। ये बात तो सच हो गई। और नोटा प्रोविजन कह रहा है अप्लाई होता है, तो ये तो गलत हो गया। तो 3 को हटाओगे और सेकंड, हाँ तो ये फर्स्ट बिल्कुल सही है, ये फर्स्ट बिल्कुल सही है। फर्स्ट में कह रहे हैं कि बाय कन्वेंशन सेक्रेटरी जनरल लोकसभा और सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा इज अपॉइंटेड एज द रिटर्निंग ऑफिसर बाय रोटेशन। हाँ, अब ये लॉजिकली करेक्ट है। तो होता यह है कि जो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल है और जो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल है ये 1 बाय 1 रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में देखने को मिलते हैं। व्हिप का मतलब आप समझते हो ना, कोई भी पार्टी भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अप्लाई नहीं होता है, इलेक्टर्स फ्रीली वोट करते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में पूछा गया है, या आप पढ़ लो सारे स्टेटमेंट्स। कह रहे हैं नोडल एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या पूरा पहले पढ़ लो वीडियो पोस्ट करके। दूसरा कह रहे हैं कि इसमें गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, 3 मेंबर्स हैं जो नॉमिनेटेड है बाय द गवर्नर। तीसरा कह रहे हैं 1971 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। चौथा कह रहा है मणिपुर को ऐड किया गया 8th मेंबर के रूप में। ये क्वेश्चन पूछा गया था सिविल सर्विसेज 2024 में। इसके क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ है। हमसे करेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पे आप पढ़ो 1971 में ही कॉन्स्टिट्यूट हुआ है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यही ना एक्ट 1971 का। तो आंसर क्या होगा सी, है ना। तो ये पीवाईक्यू के बेस पे हम सॉल्व कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू। तो अभी हमने देखा दोस्तों एचसीएस के पीवाईक्यू से भी सवाल है, सिविल सर्विसेज के पीवाईक्यू से क्वेश्चन है और बहुत सारे पेपर्स हैं। तो ये स्टूडेंट खुद अपने एंड से जो प्रिपेयर करते हैं, इतने पीवाईक्यूज प्रिपेयर करना डिफिकल्ट होता है। बट हमारे बैच में या जो हम यूट्यूब पे भी लेक्चर्स लेते हैं, मैं आप देखो तो हम पीवाईक्यूज इस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं कि सारे क्वेश्चंस इकट्ठे कवर होते हैं। अगर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुई है अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुई है 1971 में, है ना। और ये एज अ स्टेट्यूटरी रीजनल प्लानिंग बॉडी के रूप में फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये इसमें अमेंडमेंट भी हुआ 2002 में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल अमेंडमेंट के नाम से। और काउंसिल में कौन कौन मेंबर हैं वो समझ लीजिए। तो गवर्नर है, ये इस क्वेश्चन में आप देखो यहाँ से समझ आ जाएगा। तो इसमें गवर्नर है कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के, यानी 8 स्टेट के। चीफ मिनिस्टर भी हैं 8 स्टेट्स के। 3 मेंबर हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। होम मिनिस्टर मेंबर नहीं है। होम मिनिस्टर इस पर्टिकुलर काउंसिल में क्या है, एनईसी एक्ट में यूनियन होम मिनिस्टर को मेंबर के रूप में नहीं बताया गया है, बल्कि चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया जाता है होम मिनिस्टर को बाय द प्रेसिडेंट। ऑल्दो होम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है
इन प्रैक्टिस, इन कन्वेंशन, है ना। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना कि ये क्या है, चेयरमैन है, होम मिनिस्टर क्या है, चेयरमैन है, और वो भी बाय कन्वेंशन, बाय कन्वेंशन लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ये कोई मेंबर नहीं है, तो फोर्थ गलत हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था। फोर्थ आप हटाते हो तो आंसर क्या निकल के आता है, आंसर निकल के आता है 1, 2 एंड 3। अब आप इस क्वेश्चन को जब देखते हो तो यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है। तो पहला कह रहे हैं कि ये नोडल एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नहीं ये बात गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये नहीं आती है, ये आती है मिनिस्ट्री, कौन सी है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, MDONER, ठीक है। ये ईस्ट मिनिस्ट्री के अंदर आती है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की मिनिस्ट्री है, ना कि होम मिनिस्ट्री, ये तो गलत है। दूसरा कह रहे हैं इनमें गवर्नर है ना, और इसके अलावा 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो हाँ, गवर्नर भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं, 3 मेंबर भी हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट, अच्छा यहाँ गवर्नर कह दिया ना, इसलिए गलत है। गवर्नर नहीं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, मतलब खुद ही गवर्नर शामिल है और खुद ही खुद को नॉमिनेट करेंगे, ऐसा कोई सेंस ही नहीं बन रहा ना, है ना, अजीब सा स्टेटमेंट नहीं है। मतलब खुद ही गवर्नर शामिल है और खुद ही खुद को नॉमिनेट कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। तो ए भी गलत, बी भी गलत। चौथा कह रहा है मणिपुर वाज एडेड एज 8th मेंबर, नहीं, जो NEC है ओरिजिनली इनमें 7 स्टेट्स थे, सिक्किम को 8th स्टेट के रूप में जोड़ा गया था, सिक्किम को, है ना, 7 सिस्टर्स थे पहले से, सिक्किम को जोड़ा गया 8th मेंबर स्टेट के रूप में 2002 में अमेंडमेंट के थ्रू। तो इस हिसाब से डी भी गलत, तो ए भी गलत, बी भी गलत, डी भी गलत, सही आंसर क्या है सी। और ये PYQ से इजीली सॉल्व हो रहा है, सिर्फ क्वेश्चन से ही, तो आगे पढ़ने की नीड भी नहीं है। और भी क्वेश्चन है दोस्तों, और नेक्स्ट सेशन में बाकी क्वेश्चन देखेंगे। और ये सारे PYQs हैं, साफ तौर से आप देख सकते हो, मुझे बताने की नीड भी नहीं है। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। बैच के बारे में ज़्यादा डिटेल्स लेना है, अगर आप PYQs टॉपिक वाइज तरीके से कवर करना चाहते हो, तो ये नंबर है, यहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर होता है। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।